ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th की फिजिक्स की 4th यूनिट, जिसका नाम क्या है, EMI और AC। देखिए 4th यूनिट का नेम क्या रहेगा बच्चों, यूनिट नंबर 4 EMI, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बात करें सिलेबस वाइज तो इसमें 2 चैप्टर आपके रहेंगे, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 बच्चों EMI है और चैप्टर नंबर 7 रहेगा अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम बोलते हैं AC। उसके बाद देखिए तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि बच्चों हमारा क्या है, EMI। EMI की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि EMI का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब किसी चीज में कुछ प्रोड्यूस होना बिना टच के, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी कॉइल में जनरेट होगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मींस द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिए क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम बोल सकते हैं करंट है। अगर कहीं भी करंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने ये बातें पढ़ी होंगी कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कब करता है, जब उस सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट या फिर EMF जनरेट होगी, ठीक है, किसमें, किसी भी कॉइल में। कब, जब उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो ये बच्चों EMI का क्या है, मीनिंग है। आप जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि उस यूनिट में है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले बात करें 1820 की, 1820 में ऑर्स्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या ढूंढा, ऑर्स्टेड ने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आप 3rd यूनिट में पढ़कर आए हो। ये सब फिनोमेना डिस्कवर किए थे किसने, ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है, तो इस वायर के चारों ओर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट, आपको ध्यान होगा, ऑर्स्टेड का एक नीडल लेकर आए थे, उस नीडल में क्या हो गई थी, डिफ्लेक्शन हो गई थी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो था वो ऑर्स्टेड ने डिस्कवर किया था। लेकिन 1831 में अगर हम बात करें माइकल फेराडे की, 1831 में माइकल फेराडे, जिन्होंने क्या देखा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। देखिए ये दोनों ही फिनोमेना एक दूसरे के क्या है, रिवर्स हैं। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है तो क्या जनरेट हो रहा है, करंट। दोनों ही फिनोमेना क्या है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। ऑर्स्टेड ने ये डिस्कवर किया, माइकल फेराडे ने ये। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, सिमिलर वे में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, फ्लक्स का मीनिंग होता है लाइंस, लेकिन अगर आगे मैग्नेटिक लगा है तो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर फ्लक्स के आगे लगा होता है इलेक्ट्रिक तो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, किससे डिनोट किया जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों फ्लक्स कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, उसे हम फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, E, अगर E लिख देते हैं तो बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, B लिख देते हैं तो बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, बाय फाई और B से। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पढ़ेंगे हम कैसे स्केलर है। तो क्या होता है फ्लक्स बच्चों, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि फ्लक्स लाइंस है और आगे मैग्नेटिक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। यहां पर मेन वर्ड है बच्चों नॉर्मली, यानी कि किसी भी सरफेस में से जो लाइंस पास होंगी नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब बात करें मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखा जाता है। तो मैथमेटिकली बच्चों फ्लक्स का सिंबल आपको बता दिया कि फाई होता है। फाई के नीचे अगर बी लिखा है तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई के नीचे अगर ई होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बी एन इंटू में ए। अब ए क्या है, एरिया, और एरिया क्या है ये बच्चों, एरिया वेक्टर हम यहाँ यूज करेंगे। एरिया वैसे तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, कि प्रीवियस लेक्चर में, कि जो जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। किसी भी सरफेस के एरिया की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर यानी कि जो फ्लक्स है बच्चों, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स कर रहा है फर्स्ट तो बच्चों बी एन पर। बी एन यहाँ पर क्या होगा, बी एन का मतलब है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नॉर्मल टू सरफेस एरिया ए। जैसे कि ये हमारी सरफेस थी, ठीक है, सरफेस है, इसका एरिया क्या है ए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट यानी इसी डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, बी एन बोलेंगे। और जो फ्लक्स है बच्चों सेकेंडली डिपेंड करता है एरिया पे, सरफेस का एरिया कितना है। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है दोनों में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही तो जुड़ा होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो क्या होगा, फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही तो डिनोट करते हैं, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, यानी कि बी की स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, यानी कि किसी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड आप लगातार बढ़ा रहे हो तो उसमें से पास होने वाली लाइंस भी इंक्रीज होंगी, इट मींस उसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम किसी भी सरफेस का एरिया बढ़ा दें तो भी लाइंस क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं फर्स्ट केस में हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, आप लाइंस को काउंट कर लो, 1 2 3, तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों, 3। इसी टाइप से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें, इस केस में सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ा दिया जाए तो बच्चों फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, डायरेक्टली का, यानी कि यहाँ पर लाइंस देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फ्लक्स लाइंस कितनी हो गई हैं, 5। इसी टाइप से बच्चों फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर देखिए एरिया ज्यादा होगा, एक तो एरिया ये है और एक एरिया ये है, तो एरिया ज्यादा होगा तो भी लाइंस ज्यादा पास होंगी। अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे लाइंस आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है बच्चों फाई बी इज इक्वल टू बी एन इंटू में ए, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर तो क्या था कि जैसे हमारी सरफेस थी वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या थी, देखो नॉर्मली रखी गई है, परपेंडिकुलर रखी गई है, लेकिन कई सिचुएशंस क्या होती है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता। जैसे कि ये सरफेस है और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, देखिए कैसे, ये हमारे पास कोई सरफेस है सर्कुलर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइक कर्व लाइंस में है, टेढ़ी लाइन में है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो तो ऑलवेज क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो ये जो लाइन है ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों ये एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। यानी कि बी को अब आपको रिजोल्व करना आता है कंपोनेंट्स में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लाइन के साथ एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, और एरिया क्या है, इस सरफेस के नॉर्मल है। तो बी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द एरिया वेक्टर, उसे हम क्या नाम देंगे, बी एन का। ध्यान रखें बी एन क्या था, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग होता है के साथ, नॉर्मल टू सरफेस एरिया ए, यानी कि इस एरिया के साथ ही क्या होगा, बी एन होगा, और बी एन किसके इक्वल होगा, बी कोस थीटा की। और अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, बी साइन थीटा। अब बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, बी साइन थीटा, बी कोस थीटा, बट हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, बी एन वाला, क्योंकि हमने
मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पास होनी चाहिए, यहाँ पे पास नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी तो फ्लक्स कितना रहेगा, 0, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या लेनी है, नॉर्मल लेनी है। यानी कि हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, Bn, और Bn की वैल्यू क्या होगी, B cos थीटा। तो देखिए फ्लक्स का जो ये फॉर्मूला था बच्चों, यहाँ पर Bn की वैल्यू क्या आएगी, B cos थीटा। अब B cos थीटा आ गया तो अगर हम फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा BA cos थीटा। यानी कि फ्लक्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा पे। अब बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, आपको फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, cos थीटा, तो cos क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो cos की वजह से प्रोडक्ट बनती है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डॉट किसके बीच में जाएगी, B और A के बीच में, क्योंकि आप इस डायग्राम को देख सकते हो जो थीटा है वो B के और A के क्या है, बीच में बना है। तो थीटा दो वेक्टर्स के बीच में बना, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर। अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स की वेक्टर फॉर्म लिखो तो हमें ये राइट करना है, और अगर पूछा जाए कि फ्लक्स की मैग्नीट्यूड राइट करो तो मैग्नीट्यूड ये होगा। तो यहां तक अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, ओनली फ्लक्स के बारे में। अब क्योंकि बच्चों इसके फॉर्मूले में क्या आ गया, थीटा आ गया, क्या थीटा आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। तो कोस थीटा की वैल्यूज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। कोस थीटा 0 पे अलग होता है, 90 पे अलग होता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, यानी कि इसके क्या बनेंगे बच्चों, आगे स्पेशल केस बनेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल केस क्या। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे हमारे स्पेशल केसेस की। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 5B मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये बन जाएगी। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। A क्या होता है बच्चों, एरिया क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर। तो देखिए फर्स्ट केस लेते हैं हम, अगर थीटा 0 है, थीटा अगर क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अगर थीटा 0 है इसका क्या मतलब है, तो थीटा बच्चों क्या था, B के बीच में और A के बीच में एंगल, थीटा 0 है, इसका मतलब जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, ये तो है एरिया वेक्टर, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हम क्या ले लें, मैग्नेटिक फील्ड पास करवा दें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है टू सरफेस एरिया। ये क्या है, सरफेस एरिया है। ध्यान रखें सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर दोनों अलग चीजें हैं। जैसे ये सरफेस है तो ये सरफेस क्या होगा, एरिया होगा, और इसके जो वेक्टर आप बनाओगे परपेंडिकुलर वो होगा एरिया वेक्टर। यानी कि सरफेस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि डायग्राम आप देख सकते हो, ये हमारे पास कोई सर्कुलर सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल बनेगा ही नहीं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो बच्चों फाई इज इक्वल टू, फाई कौन सा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, BA cos क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होता है 1, यानी कि 5B मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B इंटू में A। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम हो गया। अब देखिए ये सरफेस है, अगर इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रखोगे तभी तो लाइन पास होंगी। अगर ये सरफेस है और इसी डायरेक्शन में लाइंस पास करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। तो 1 मार्क्स का आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। अब आइए बच्चों सेकंड केस पे। सेकंड केस में थीटा हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का क्या मीनिंग है, थीटा किसके बीच में एंगल था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में। अब थीटा क्या है, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, जैसे ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ये होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, सरफेस के थ्रू पास हो रहे हैं, सरफेस एरिया के पैरेलल है, ठीक है, सरफेस एरिया के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस एरिया। डायग्राम देखिए, ये सरफेस थी,
तो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या ले लिया, सरफेस एरिया के पैरेलल, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है ऑलवेज सरफेस के 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, यानी कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, यानी इस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स सरफेस से पास नहीं होगा। क्लियर। तो उसके बाद चलते हैं बच्चों यूनिट की बात। स्पेशल केस कितने थे, 2 ही थे, इसमें मैक्सिमम है और इसमें क्या है, मिनिमम है। बात करें यूनिट की, यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। यूनिट हम 2 सिस्टम में बात करते हैं, एसआई में और सीजीएस में। एसआई के अंदर यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। ध्यान रखें, वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे इनकी फ्लक्स की क्या रख दी, यूनिट। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, सिंबल रहेगा W और स्मॉल b। या फिर बच्चों देखिए आजकल क्या है, क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आए, तो वेबर ऐसा यूनिट होती है, लेकिन टेस्ला मीटर स्क्वायर को भी हम ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। अब ये टेस्ला मीटर स्क्वायर यूनिट कहां से आई है, ये आई है बच्चों फॉर्मूले से। कैसे, देखिए फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, बी की क्या होती है, एसआई, बी होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ए क्या होता है, एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो वेबर बराबर है, इक्वल है किसके, टेस्ला मीटर स्क्वायर के, तो इसीलिए वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर दोनों ही क्या रहेंगी, एसआई यूनिट। अब बात करें बच्चों सीजीएस की, तो सीजीएस यूनिट के अंदर अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या रहेगी, मैक्सवेल, क्या रहेगी, मैक्सवेल, इसका सिंबल रहेगा M और X। अब या फिर इसकी यूनिट को हम एक और बोल सकते हैं, मैक्सवेल की जगह बोल सकते हो गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर, गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे आई बच्चों, अगेन आपको पता है फ्लक्स होता है किसके इक्वल, B इंटू में B डॉट A। तो फ्लक्स के नीचे फ्लक्स की यूनिट लिखिए, फ्लक्स की क्या होती है, अभी हमने सीजीएस करनी है, तो मैक्सवेल यानी mx इज इक्वल टू बी के नीचे क्या आएगी, बी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, गाउस, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, सीजीएस होती है गाउस, इनटू में एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मैक्सवेल किसके इक्वल है, मैक्सवेल इक्वल है बच्चों गाउस और सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सवेल या फिर गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहेंगी, सीजीएस। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, इन दोनों को फ्लक्स की क्या कहा जाता है, एसआई यूनिट। तो ये था बच्चों यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फॉर्मूले आपने पढ़े, मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है। अब हम बात करेंगे फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिलेशन, किसमें रिलेशन, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो एसआई यूनिट है और जो उसकी सीजीएस यूनिट है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले बच्चों हम उठाएंगे फॉर्मूला, वेबर इज इक्वल टू क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब ये कहां से आया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू बी एरिया। तो बी की यूनिट क्या है, बी की यूनिट बी के नीचे रखी, फ्लक्स की वेबर, बी की टेस्ला, ए की मीटर स्क्वायर। और हमें पता है बच्चों की जो टेस्ला होती है, 1 टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, 10 की पावर 4। टेस्ला क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, और गाउस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि जो 1 टेस्ला होता है वो इक्वल होता है 10⁴ गाउस के। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ला को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया, रिलेशन का यूज किया। इसी टाइप से बच्चों यहाँ 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर है, तो यानी 100 का स्क्वायर 10 की पावर 2 और उसकी पावर 2, साथ में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 4 को अलग किया, 10 की पावर यहाँ भी 4 बनेगी, जी और सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने अलग किया, तो 10 की पावर बच्चों बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो क्या बनेगा 10 की पावर 8। और गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, हमने अभी पीछे पढ़ा, मैक्सवेल, यानी कि 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8। तो ये क्या था बच्चों, रिलेशन था, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स। उसके बाद देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स का पहले आप लिखिए मैग्नीट्यूड बी ए कोस थीटा। तो कोस थीटा की बच्चों कोई यूनिट नहीं होती, बी की यूनिट होती है, ए की होती है। तो आप इनके फॉर्मूले लिखिए पहले,
बी जो होता है बच्चों वो कहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा साइन थीटा, थीटा क्या बच्चों मैक्सिमम 90 डिग्री, F क्या हो जाएगा क्यू वी बी, बी क्या हो जाएगा F अपॉन में क्या होगा क्यू वी। तो यहाँ पर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F अपॉन में क्यू वी। एरिया क्या होता है बच्चों एल स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है MLT माइनस 2, एल स्क्वायर है ही, क्यू क्या होगा, क्यू आप कैसे निकालोगे, करंट क्या होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट चार्ज क्या होगा करंट इनटू में टाइम, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर और टाइम की टी। तो यहाँ पे क्या होगा चार्ज को हम लिखेंगे ए इंटू में टी, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या होगा ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। तो ये फ्लक्स का क्या होगा बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान रखना है ML2 T माइनस 2 साथ में एम्पियर माइनस 1। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारी यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। उससे पहले हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने किया, उसके स्पेशल केसेस हमने किए, मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, इसकी यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, एसआई क्या होती है सीजीएस क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।